हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। आज अपना कंसाइनमेंट वाला चैप्टर चालू स्टार्ट होगा। आज फर्स्ट डे कंसाइनमेंट वाले चैप्टर की। तो सर आप रेडी हो कंसाइनमेंट पढ़ने के लिए? यस सर। ये कंसाइनमेंट वाला चैप्टर का वेटेज क्या है सर? 10 to 15 मार्क्स का रहता है सर। क्या हर टाइम में आता है? यस सर, एवरी अटेम्प्ट में आपका कंसाइनमेंट वाला चैप्टर आता है सर। समझने में कैसा चैप्टर है सर? मॉडरेट चैप्टर है, नॉट हार्ड नॉट इजी। ठीक है सर। तो सर अब कंसाइनमेंट एक्चुअली में स्टार्ट करें? यस सर। तो आइए सर, सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा होगा अभी कि ये कंसाइनमेंट होता क्या है, ये कंसाइनमेंट है किस चीज़ की बला का नाम। तो सर देखिए, कंसाइनमेंट कुछ नहीं होता। कंसाइनमेंट एक ऐसा रिलेशनशिप होता है बिटवीन एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में। बट सर वो तो एजेंसी होती है। जस्ट सेकंड सर, एजेंसी को रेगुलेट करने के लिए अपने पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। बट लेकिन अगर मैं कंसाइनमेंट की बात करूं तो कंसाइनमेंट के लिए ऐसा कोई भी एक्ट नहीं होता। ठीक है। कंसाइनमेंट में क्या होता है कि सर जैसे मान लीजिए मैं इंडिया में रहता हूँ, मेरा क्या का शॉप है, मेरी है सर लैपटॉप कंप्यूटर्स की शॉप है। ठीक है। मैंने क्या करा यार, मैं सोचा यार मुझे मेरा बिजनेस बढ़ाना चाहिए। तो मैंने क्या करा, मैं इंडिया में राजस्थान में मेरा एक छोटा सा स्टोर था लैपटॉप का और कंप्यूटर का। तो मैंने क्या करा यार, मेरा एक दूर का दोस्त जो कि मध्य प्रदेश में रहता था, तो मैंने उसको बोला यार तुम्हारे वहां पे बहुत ज्यादा डिमांड होगी इस चीज की, तो तुम ऐसा कर मेरे से 20-25 पीस ले जा। खरीदे मत तू ओनरशिप अपने नाम पे ट्रांसफर मत कर, तू तो सिर्फ पोजेशन ले जा। तू तो सिर्फ क्या ले लिया? पोजेशन ले जा। तू तो मेरी तरफ से ले जा, उसको वहां पे रख ले। अगर तेरे से बिक जाए तो जो भी पैसा आएगा उसमें तू तेरा कमीशन काट के वापस मुझे दे दियो। सर इसे कहते हैं कंसाइनमेंट। आई बात समझ में? यस सर। तो सर कंसाइनमेंट के अंदर दो पार्टीज होती है, एक होता है कंसाइनर और एक होता है सर कंसाइनी। क्लियर क्या? यस सर। अब सर कंसाइनर कौन है? सेंडर, भेजने वाला। रिसीवर कौन हो गया? कंसाइनी, जो रिसीव करता है। क्लियर क्या? यस सर। तो सर कंसाइनर कौन हो गया? जो सेंडर, जो भेजता है। कंसाइनी कौन हो गया? जो रिसीवर, जो रिसीव करता है। तो सर एक बात बताइए, कंसाइनर कंसाइनी के केस में कंसाइनर एक और चीज भेजता है। कंसाइनर क्या भेजता है? कंसाइनर एक परफॉर्मा इनवॉइस भेजता है। प्रोफॉर्मा इनवॉइस। ठीक है। और ये जो रिसीवर होता है वो अकाउंट सेल भेजता है। क्या भेजता है सर? वो अकाउंट सेल। अब सर ये दोनों टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू, फॉर ट्रू एंड फॉल्स पर्पस के लिए। तो देख लीजिए सर जैसे मान लीजिए मैंने आज उसको 20-25 कंप्यूटर भेज दिए कि तू ले जा, वहां अगर बिक जाए तो तू रख लेना, अपना कमीशन रख लेना, बाकी पैसे मुझे दे देना। तो सर मैं उसको क्या भेजता हूँ? एक स्टेटमेंट भेजता हूँ। देख भाई, हे मेरे प्यारे मित्र, मैंने आपको 20-25 जितने भी कंप्यूटर्स भेज दिए, इनकी प्राइस ये है, इतने रुपए में मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ। आपको इतने रुपए से कम में बेचना नहीं है। आपको जो भी वारंटी देनी है, गारंटी देनी है, वो इतने पीरियड की देनी है। कस्टमर को ये बताना है, इसके बारे में ये बताना है, वो बताना है। तो सर मतलब कंसाइंड जो गुड्स की डिटेल होती है, क्या? कंसाइंड गुड्स की डिटेल। क्या बोला मैंने सर? जो आपकी कंसाइंड गुड्स की जो डिटेल होती है वो किस फॉर्मेट में दी जाती है सर? आपके परफॉर्मा इनवॉइस में कंसाइंड गुड्स की डिटेल दी जाती है। कौन प्रिपेयर करता है सर? इसे कंसाइनर प्रिपेयर करता है। किसको बेचता है सर? कंसाइनी को बेचता है। तो सर अकाउंट सेल क्या होता है? सर अकाउंट सेल एक स्टेटमेंट होता है जो कंसाइनी भेजता है। कौन भेजता है? कंसाइनी भेजता है। किसको भेजता है? कंसाइनर को। मेरा दोस्त मुझे भेजेगा जब भी, हर महीने के एंड में या हर ईयर एंड में या फिर हाफ ईयरली में या फिर एवरी क्वार्टर या फिर हर 15 दिन के बाद वो भेजता है एक स्टेटमेंट और फिर मुझे बताता है, देख भाई गौरव, ऐसा था कि तूने मुझे इतने पीस भेजे थे, इतने में से मैंने इतने बेच दिए, इतने मेरे पास अनसोल्ड रह गए, इतना मेरा कमीशन बनता है ना, और इतना मेरा मैंने अभी तक एक्सपेंडिचर इनकर कर दिया है। आई क्या बात समझ में? यस सर। तो मतलब अकाउंट सेल का मतलब क्या होता है? कंसाइनी कितना रुपया तुम्हारे से मांगता है, कितना उसने माल बेच दिया, कितना उसके पास माल रखा है और कितना उसने खर्चा कर दिया है। ये सारी चीजें कौन बेचता है सर? कंसाइनी बेचता है। किस स्टेटमेंट में बेचता है सर? अकाउंट सेल के स्टेटमेंट में बेचता है। क्लियर क्या? यस सर। तो बताइए सर, क्या आपको कंसाइनमेंट की डेफिनेशन, कंसाइनमेंट की पार्टीज के बारे में बेसिक नॉलेज क्लियर हो गई क्या? यस सर। तो सर क्या कंसाइनमेंट और सेल अलग अलग होते हैं क्या?
यस सर, कंसाइनमेंट नॉट इक्वल्स टू सेल। जस्ट बिकॉज जैसे आपने सेल करी तो आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। क्या हो जाती है? आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन सर कंसाइनमेंट में आपकी जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर नहीं होती है। ओनरशिप डज नॉट ट्रांसफर अंटिल सोल्ड टू थर्ड पार्टी। जब तक अपन ने थर्ड पार्टी को ना बेच दे माल, तब तक अपनी क्या नहीं होती? ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। लेकिन सेल के केस में तो हैंड टू हैंड ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। क्लियर क्या? यस सर। तो सर समझ में आ गया कंसाइनमेंट और सेल के बीच का डिफरेंस। कंसाइनमेंट क्या होता है ये समझ में आ गया। कंसाइनमेंट के अंदर दो पार्टीज होती है, समझ में आ गया। दोनों पार्टीज क्या क्या बना के बेचती है वो क्लियर हो गया क्या? यस सर। अब सर ये तो हो गई अपनी थ्योरी की बात जो आपको पता होनी चाहिए थी किसी भी चैप्टर को चालू करने से पहले। उसके पीछे बेसिक क्या उसका लॉजिकल रीजनिंग रहती है कि ये रीजनिंग है उस चैप्टर की। ठीक है, अब सर अपन बात करते हैं हमारे मेन मुद्दे की जो अपने एग्जाम में जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है सर आपके अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव की बात करते हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 बात करते हैं सर। अगर मैं अकाउंटिंग की इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, क्या वर्ड लिखा सर आपने? क्या वर्ड लिखा आपने? सर कंसाइनर की बुक्स में आपको अकाउंटिंग करनी है। कि कंसाइनर की बुक्स में आप क्या अकाउंटिंग करोगे बताइए सर। कंसाइनर की बुक्स में आप क्या अकाउंटिंग करोगे? तो सर जैसा आपको भी पता है कि जब भी अपन कंसाइनर की बुक्स में अकाउंटिंग करते हैं, कंसाइनर कौन? जो माल भेज रहा है वो कौन कौन से अकाउंट बनाएगा या उसका अकाउंटिंग सिस्टम क्या रहता है? सर उसके पास 2 अकाउंटिंग सिस्टम रहते हैं। या तो वो कॉस्ट प्राइस पे अकाउंटिंग कर ले या फिर वो इनवॉइस प्राइस पे अकाउंटिंग कर ले। अब सर कब कौन सी फॉलो करनी है अपन को क्वेश्चन में? अब अपन को कौन सी फॉलो करनी है? कॉस्ट प्राइस व्हेन एवर इनवॉइस प्राइस नॉट गिवन। अगर इनवॉइस प्राइस गिवन नहीं है तो आप कॉस्ट प्राइस फॉलो कर लो। अगर इनवॉइस प्राइस गिवन है देन फॉलो इट। और इन दोनों से ऊपर कौन है? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो अपन को ये अप्रोच अपनानी है। अदरवाइज अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर देगा कि आपको यही अप्रोच से करना है तो फिर तो भैया क्वेश्चन भगवान है, फिर आपको उसी अप्रोच से क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्लियर क्या? यहाँ तक की बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। सर ये कॉस्ट प्राइस इनवॉइस प्राइस का थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आया। मान लीजिए कंसाइनर है, इसके पास मेरे पास जैसे लैपटॉप बेस्ड था, लैपटॉप और कंप्यूटर की शॉप थी मेरी। एक लैपटॉप जो था वो मेरे को पड़ता था 10,000 रुपये में। मैंने जो कंसाइनी है, मतलब मेरा जो फ्रेंड है जो इधर रहता था, उसको, जिसका नाम था सर फ्री, जिसका नाम क्या था? फ्री। मेरे दोस्त का नाम भी फ्री था। ठीक है, मेरे दोस्त का नाम फ्री था। मैंने उसको क्या कर दिया सर, उस लैपटॉप जिसकी वैल्यू कितनी थी सर? जिसकी वैल्यू थी सर 1,00,000 रुपये, जो मुझे 1,00,000 रुपये में पड़ता था, मैंने उसको कितने में भेज दिया? 1,10,000 रुपये में सेंड कर दिया, भेज दिया। कंसाइन कितने में करा मैंने? 1,10,000 में। कॉस्टिंग कितनी है मेरी? 1,00,000 रुपये। तो ये जो 1,10,000 है वो सर आपकी इनवॉइस वैल्यू है। आई बात समझ में? कि मतलब आपने अपने कंसाइनी को, आप इनवॉइस वैल्यू का मतलब होता है जब आप अपने कंसाइनी को कॉस्ट से ज़्यादा पर भेजते हो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके जब आप अपने कंसाइनी को भेजते हो तो अपन उसे कहते हैं इनवॉइस वैल्यू की अकाउंटिंग। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो लिख लीजिए, व्हेन गुड्स आर कंसाइंड ओवर कॉस्ट। आपने कॉस्ट पे नहीं भेजा, आपने कॉस्ट प्लस कुछ मार्जिन लगा के फिर आपने गुड्स को कंसाइन कर रहे हैं। इसका मतलब आप इनवॉइस प्राइस फॉलो कर रहे हो। इसका मतलब क्या? कि आप इनवॉइस प्राइस फॉलो कर रहे हो। अदरवाइज फिर आप कौन सी प्राइस फॉलो करते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो कॉस्ट प्राइस। क्लियर क्या? यस सर। तो मतलब 2 ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं, तो आप कॉस्ट प्राइस फॉलो कर लो या फिर आप इनवॉइस प्राइस फॉलो कर लो। तो सर सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस की, देन उसके बाद कर लेंगे अपन बात इनवॉइस प्राइस की। तो आइए सर अपन पहले बात करते हैं कॉस्ट प्राइस की। किसकी बात करते हैं सर? कॉस्ट प्राइस की। सर कॉस्ट प्राइस के अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट नंबर 1, अब स्टार्ट होता है एक्चुअली में कॉन्सेप्ट नंबर 1 सर। ठीक है, कि कॉस्ट प्राइस की कैलकुलेशन आखिर में करते कैसे हैं, कैसे अपन इसके अकाउंट बनाते हैं, वो आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक है क्या? यस। तो सर कॉस्ट प्राइस पे अपन क्या करते हैं सर? एक तो अपन बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। सर कौन सा अकाउंट? कंसाइनमेंट अकाउंट। सर ये कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है? सर कंसाइनमेंट अकाउंट का मतलब होता है कि
जितने भी आपने इनकम, एक्सपेंडिचर, सेल, परचेज करी है उसकी जगह आप कंसाइनमेंट अकाउंट खोलते हो, जो लाइक है ट्रेडिंग अकाउंट, जो एक तरीके से क्या होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है। एक तरीके से क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे इसका नेचर क्या होता है सर, इसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट का। किसका नेचर होता है, इट इज नॉमिनल अकाउंट। ध्यान रखना, ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जा सकता है क्या ये नॉमिनल अकाउंट होता है, यस सर ये नॉमिनल अकाउंट होता है। क्लियर क्या, यस सर। अब सर एक बात बताइए, ये कौन सी साइड है इसकी, डेबिट साइड, ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। तो सर आपको पता है क्रेडिट साइड में एक तो सेल आती है सेल, यस सर। अब सर सेल कौन करेगा, मैं कर रहा हूं या कंसाइनी कर रहा है, सर कंसाइनी करेगा सेल, मैं तो ना करूंगा। अगर सर मैं सेल करता, ध्यान रखना सर, अगर मैं सेल करूंगा वो तो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, वो मेरे किस में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। अगर मैं खुद सेल्फ सेल करूंगा, मतलब मैं अगर खुद माल बेचूंगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, लेकिन अगर मेरा कंसाइनी माल बेचेगा तो वो कंसाइनमेंट अकाउंट में जाएगा। किस नाम से, बाय कंसाइनी के नाम से। आई थिंक आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि अगर कंसाइनी माल बेचता है तो कंसाइनमेंट अकाउंट में जाएगा, अगर मैं माल बेचता हूं मतलब कंसाइनर माल बेचता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। इसको सर मैं ऊपर और ढंग से लिख देता हूं आपको, ताकि आपको दिमाग में बैठ जाएगी। ये देखिए सर, मैं यहाँ लिख देता हूं, जैसे सेल है, अगर किसने करी है, कंसाइनर ने करी है, किसने करी, कंसाइनर ने, तो वो जाएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन अगर आपके कंसाइनी ने करी है तो सर वो जाएगा आपके किसमें, कंसाइनमेंट अकाउंट में। आई थिंक क्लियर क्या, लॉजिक क्लियर क्या, यस सर क्लियर, हाँ सर। अगर कंसाइनी सेल कर रहा है तो बाय कंसाइनी सेल के नाम से। अगर सर कोई कंसाइनी खर्चा कर रहा है, अगर कंसाइनी खर्चा कर रहा है तो किस नाम से, टू कंसाइनी के नाम से, जितना भी उसका एक्सपेंडिचर है। अगर कोई कंसाइनी कमीशन अपन से मांगता है तो टू कंसाइनी, जितना भी उसका कमीशन है। क्लियर क्या, यस सर। अगर अपन खुद खर्चा करते, अगर अपन खुद खर्चा करते तो टू बैंक के नाम से, अगर कंसाइनर खर्चा कर रहा है तो। अगर जब अपन माल भेजेंगे उसको, जब अपन माल भेजते हैं उसको, तो एंटी क्या करेंगे, टू गुड्स सेंट, लिख देता हूं मैं पूरा, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्लियर क्या, यस सर। जब अपन माल भेजेंगे तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जब कंसाइनी खर्चा करेगा तो टू कंसाइनी, जब कंसाइनी कोई कमीशन प्राप्त करेगा तो टू कंसाइनी, अगर कंसाइनी कोई सेल करेगा तो बाय कंसाइनी। क्लियर क्या, समझ में आ रही है चीज, यस सर। उसी के साथ इसको आप डाल दीजिए वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। आगे आगे देखिए सर, अगर कोई बैड डेट्स होगा तो टू कंसाइनी, क्योंकि माल किसने बेचा, कंसाइनी ने, तो बैड डेट्स भी कौन बियर करेगा, कंसाइनी, यस सर। इसको डाल दीजिए आप वर्किंग नोट नंबर 2। अब सर ये वर्किंग नोट को डलवा रहे हो, कोई बात नहीं सर, अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे क्या करके, ठीक है, यस सर। अब और कुछ भी होता है क्या, नो सर। आ जाइए अब इधर। अब सर सेल होगा तो सिंपल सी बात है, कोई अबनॉर्मल लॉस भी होगा, यस सर। अबनॉर्मल लॉस से अगर कोई मुझे इंश्योरेंस क्लेम से पैसा मिल जाएगा तो बाय इंश्योरेंस क्लेम, यस सर, बाय इंश्योरेंस क्लेम। और जितना मुझे पैसा नहीं मिला, मान लीजिए 100 रुपए का लॉस हुआ, 20 रुपए का इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, तो 20 रुपए तो मेरे इंश्योरेंस क्लेम में जाएगा, 80 रुपए का तो लॉस हो गया ना, तो वो कहां जाएगा, बाय पीएनएल अकाउंट अबनॉर्मल लॉस के नाम से। इसमें भी वर्किंग नोट डाल दीजिए सर, वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3। क्लियर क्या, यस सर। फिर आगे, अब सर सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ तो माल आपके पास भी रहेगा, बाय अनसोल्ड स्टॉक विद कंसाइनी, कि कितना माल कंसाइनी के पास अनसोल्ड स्टॉक है, कितना माल कंसाइनी के पास क्या है, अनसोल्ड स्टॉक है, तो वो भी अपन पता लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 4। अगर सर आपको ये चीज समझ में आ गई कंसाइनमेंट अकाउंट की, तो आपका कंसाइनमेंट अकाउंट क्लियर। बताइए सर समझ में आया क्या, कैसे अपन ने कौन कौन सी एंट्री कहाँ डाली, क्लियर हो गई क्या।
हाँ सर क्लियर हो गई। मतलब लाइक का ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, जहाँ अपन खुद खर्चा करते हैं वहाँ टू बैंक अकाउंट, जहाँ कंसाइनी कर रहा है वहाँ कंसाइनी का नाम डाल दो, जहाँ अपन गुड्स भेज रहे हैं वहाँ टू गुड्स एंड डाल दो, ठीक है। जहाँ अब नॉर्मल लॉस है वहाँ बाय अब नॉर्मल लॉस और बाय PNL अकाउंट और बाय इंश्योरेंस क्लेम डाल दो, और जहाँ क्लोजिंग स्टॉक बच गया वहाँ अनसोल्ड स्टॉक विद कंसाइनी डाल दो। क्लियर क्या? यस सर। अब सर जैसे ही आपने चार वो करेंगे तो सिंपल सी बात है कोई ना कोई तो डिफरेंस बचेगा, वो तो टू PNL या फिर बाय PNL आपके बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। क्लियर क्या? यस सर। और ये आपका पूरा अकाउंट का बैलेंस इक्वल। अब सर एक लफड़ा आता है इसके अंदर। लफड़ा क्या आता है कि सर ये आपने क्या वर्किंग नोट नंबर 1 2 3 4 इनको समझाओ तो सही। समझाना जरूरी है क्या? हाँ सर समझाना जरूरी है, समझाना पड़ेगा आपको, ठीक है कोई ना। आइए सर सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 की। किसकी बात कर लेते हैं सर? वर्किंग नोट नंबर 1। कमीशन। अब सिंपल सी बात है सर, मेरा जो फ्रेंड है जिसको मैंने बोला कि यार तू वहां बेच दियो, तो वो फ्री में तो काम करेगा नहीं, वो भी कमीशन लेगा ही लेगा। अगर वो अपना टाइम दे रहा है, अपनी मेहनत दे रहा है, तो सिंपल सी बात है वो भी कमीशन लेगा, वो भी 2 पैसे तो कमाएगा ही। अब सर कमीशन क्या होता है? कंसाइनमेंट में 3 टाइप का होता है। पहला होता है ऑर्डिनरी कमीशन, दूसरा टाइप का जो ऑर्डिनरी कमीशन होता है, ठीक है, दूसरे टाइप का जो कमीशन होता है वो होता है डेल क्रेडर कमीशन, और जो तीसरे टाइप का जो कमीशन होता है उसे अपन कहते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। क्लियर क्या? यस सर। तो सर अपने पास कितने टाइप के कमीशन होते हैं? सर हमारे पास 3 टाइप के कमीशन होते हैं। पहला ऑर्डिनरी कमीशन, दूसरा डेल क्रेडर कमीशन एंड तीसरा ओवरराइडिंग कमीशन। तो सर ये ऑर्डिनरी कमीशन क्या होता है? सर आपको जैसा पता होगा कि हमेशा ध्यान रखना, कमीशन जो होता है ना, कमीशन ध्यान रखना सर, हमेशा जो कमीशन होता है ऑन सोल्ड यूनिट्स पे मिलता है। किस पे मिलता है? ऑन सोल्ड यूनिट्स पे। तो ध्यान रखना कभी भी आप कहीं ऐसा मत करना कि आपने जितनी यूनिट उसको भेजी है आप उस पर कहीं कमीशन निकाल दो गलत। जितनी यूनिट आपने बेची है उतनी यूनिट्स पर आप कमीशन निकालोगे। अब सर कमीशन में ऑर्डिनरी कमीशन होता है, डेल क्रेडर कमीशन होता है, ओवरराइडिंग कमीशन होता है। तो अपन बात करते हैं सर सबसे पहले ऑर्डिनरी कमीशन की कि ऑर्डिनरी कमीशन होता क्या है एक्चुअली में। तो सर आइए ऑर्डिनरी कमीशन की बात करते हैं। देखो सर ऑर्डिनरी कमीशन जनरली जो ऑर्डिनरी कमीशन होता है वो किस पे मिलता है? ऑन ग्रॉस सेल पे। और अगर क्वेश्चन साइलेंट भी है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, तो भी अपन कौन सा कमीशन मानेंगे? ऑर्डिनरी कमीशन ही मानेंगे। कमीशन एक तरीके से जो कि जनरली किस में मिलता है? आपको हमेशा ग्रॉस सेल पे मिलता है कि आपको कमीशन कितना देना है। अब वो ग्रॉस सेल पर आपको हमेशा कमीशन मिलेगा अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफाई अदरवाइज। जब तक कि क्वेश्चन कुछ और ना कह दे तब तक अपन कमीशन किस पर देंगे? हमेशा ग्रॉस सेल पर ही देंगे। ध्यान रखना ग्रॉस सेल पर ही देंगे। मान लीजिए क्वेश्चन ने कह दिया है कि आपको ग्रॉस सेल पे ना देके आपको किसी और पे देना है, तो फिर आप वहां पे क्वेश्चन ही भगवान होता है, तो अपन फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। अदरवाइज अपन किस पर देंगे कमीशन? ग्रॉस सेल पर कमीशन देंगे। फिर दूसरा आता है सर आपके डेल क्रेडर कमीशन। कि सर ये डेल क्रेडर कमीशन क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है सर, ये समझ के चलना, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आता है। इस पे वो ट्रू फॉल्स भी पूछ सकते हैं कि ये डेल क्रेडर कमीशन होता क्या है। सर सिंपल सी बात है, आज मान लीजिए मैंने मेरे फ्रेंड्स को लैपटॉप भेजे कि यार तू बेच देना वहाँ पे, तो वो सिंपल सी बात है वो वहाँ पे क्रेडिट सेल भी करेगा। अगर मान लीजिए वो क्रेडिट सेल करता है और पैसा डूब गया तो नुकसान तो मेरा ही हो जाएगा। तो मैं इस नुकसान से बचने के लिए क्या कहता हूँ पता है मेरे कंसाइनी को? हे कंसाइनी, मैं तुझे डेल क्रेडर कमीशन भी देता हूँ। कंसाइनी बोलता है ये क्या बीमारी है? फिर वो कंसाइनर बोलता है डेल क्रेडर कमीशन वो कमीशन होता है कि अगर कोई भी बैड डेब्ट्स होगा, कोई भी बैड डेब्ट का लॉस होगा, तो वो मैं बियर नहीं करूंगा, वो तू बियर करेगा, तेरे कमीशन में से पैसा कट दिया जाएगा उसका। आई क्या बात समझ में? यस सर। तो मतलब डेल क्रेडर कमीशन क्या होता है? रिमूव करने के लिए। क्या रिमूव करने के लिए? बैड डेब्ट्स का लॉस। बैड डेब्ट्स के लॉस को रिमूव करने के लिए, उसके रिस्क को रिमूव करने के लिए जो कमीशन दिया जाता है वो डेल क्रेडर कमीशन होता है। डेल क्रेडर कमीशन अब हमेशा ध्यान रखना जनरली किस पे दिया जाएगा? ग्रॉस सेल पे दिया जाएगा। अदरवाइज क्वेश्चन से अगर मान ली क्वेश्चन ने कह दिया कि आपको क्रेडिट सेल पर देना है तो फिर आप क्रेडिट सेल पर दोगे, नहीं तो हमेशा आप किस पर देते हो सर? ग्रॉस सेल पर कमीशन दोगे, डेल क्रेडर कमीशन। क्लियर क्या? यस सर।
फिर आता है सर ओवरराइडिंग कमीशन। अब ये सर ओवरराइडिंग कमीशन क्या होता है? सर ओवरराइडिंग कमीशन का मतलब होता है कि जब आप कमीशन पे कर रहे हो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को, जब आप कमीशन मतलब कंसाइनी को जब कमीशन पे करते हो, क्या किस कंडीशन पर? कि अगर जो मैं तुझे जिस वैल्यू पर माल भेज रहा हूँ उस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पर अगर तूने माल बेचा तो दोनों का जो डिफरेंस होगा उस पर भी मैं तुझे कमीशन दूंगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? तू प्रमोट करेगा वो, इससे वो क्या चाहेगा? कंसाइनी चाहेगा कि यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं बेचूं। तो टू प्रमोट करना सेल को इन वैल्यू के अंदर सेल को बढ़ाने के लिए क्या करेगा? वो 10 रुपये की चीज़ कुछ 40, 50, 60, 70, 80 रुपये में बेचेगा ताकि उसका जो डिफरेंस बढ़ सके, और अगर डिफरेंस बढ़ेगा तो उसका कमीशन का अमाउंट भी बढ़ेगा। तो सर इसके लिए कमीशन का अमाउंट कैसे निकालेंगे? ऑन किसके ऊपर निकालेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस जो उसकी इनवॉइस प्राइस है, जो दोनों का जो डिफरेंस होगा उसके ऊपर आप क्या निकालोगे? ओवरराइडिंग कमीशन निकालोगे। डेलीकेटेड कमीशन ग्रॉस सेल के ऊपर निकालोगे, ऑर्डिनरी कमीशन आपका ग्रॉस सेल के ऊपर निकालोगे। आई थिंक सर आपको क्या कमीशन से रिलेटेड चीज़ें समझ में आई क्या? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो फटाफट से समझ में आया क्या? हाँ सर, वर्किंग नोट नंबर 1 अब क्लियर हो गया हमारे को, ठीक है, कंसाइनी कमीशन का। यस सर। अब बात कर लेते हैं अपने वर्किंग नोट नंबर 2 जिसका नाम है बैड डेब्ट्स। वर्किंग नोट नंबर 2 बैड डेब्ट्स। सर जैसा कि आपको पता होगा बैड डेब्ट्स मतलब जब भी अपन क्रेडिट सेल करेंगे तो मुझे लगता है कि मुझे पैसा नहीं मिलेगा, मेरा पैसा डूब जाएगा, तो अपन उसे क्या कहते हैं? बैड डेब्ट्स कहते हैं, ठीक है। अब सर बैड डेब्ट्स होता है तो अब क्या करेंगे? तो बैड डेब्ट्स बचने के लिए सर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। देखिए सर, बैड डेब्ट्स के सर 2 केसेस होते हैं आपके पास। वेदर डेल क्रेडिटर कमीशन इस पेड। क्या आप डेल क्रेडिटर कमीशन पे कर रहे हो क्या? अगर डेल क्रेडिटर कमीशन पे कर रहे हो या फिर डेल क्रेडिटर कमीशन अगर आपका पे किया जाता है, अगर आपका डेल क्रेडिटर कमीशन पे किया जाता है तो सुनिएगा सर, अगर आपका डेल क्रेडिटर कमीशन पे किया जाएगा तो आप नो एंट्री, कोई एंट्री ही नहीं करोगे इन कंसाइनमेंट अकाउंट में। क्लियर क्या? यस सर। बट डेल क्रेडिटर कमीशन इज नॉट पेड। मान लो अगर पे ही नहीं किया जाता तो आपको कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी एंट्री पास करोगे। समझ में आई या नहीं आई? देख लीजिए सर, मैंने वही करा है, टू कंसाइनी बैड डेब्ट्स के नाम से। कब करेंगे ये एंट्री? जब अपन को डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिएंगे। तो मतलब सर अगर अपन डेल क्रेडिटर कमीशन दे देंगे तो आप बैड डेब्ट्स की एंट्री क्यों नहीं करोगे? क्योंकि अभी तो मैंने बताया कि हे कंसाइनी, मैं तेरे को डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहा हूं, अब जो भी बैड डेब्ट्स होगा उसका जिम्मेदार तू होगा, तेरे कमीशन में से कटेगा, मैं उसका लॉस बियर नहीं करने वाला। समझ गए? अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया तो सर जो भी बैड डेब्ट्स होगा वो मेरा लॉस होगा, तू करवा, तेरे में जितना दम है तो उतना बैड डेब्ट्स का लॉस करवा, सबका बियर मैं करूंगा। आई क्या बात समझ में? यस सर। तो सर बैड डेब्ट्स अगर डेल क्रेडिटर कमीशन पे किया जाता है तो क्या होगा? डेल क्रेडिटर कमीशन पे नहीं किया जाता है तो क्या होगा? क्लियर क्या? यस सर। आ जाइए, वर्किंग नोट नंबर 3 किसका है सर? अपने अब नॉर्मल लॉस का, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 3 वर्किंग नोट 3 समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। वर्किंग नोट नंबर 3 किसकी बात करता है? अब नॉर्मल लॉस की। किसकी बात करता है सर वो? अब नॉर्मल लॉस की। हे अब नॉर्मल लॉस सर, व्हाट डू यू मीन बाय अब नॉर्मल लॉस? सर अब नॉर्मल लॉस का मतलब वो लॉस जिसका लॉस होने से बचाया जा सकता था। मतलब वी कुड हैव सेव्ड दैट, कि वो वी कुड हैव सेव द लॉस।
वी कुड हैव सेव्ड फ्रॉम लॉस, कि हम लॉस होने से बचा सकते थे, हम लॉस होने से बचा सकते थे, बट हमने नहीं बचाया, उसे कहते हैं अबनॉर्मल लॉस। आग लग गई तो सर आप अपने गोडाउन के जो माल को कहीं और शिफ्ट कर सकते थे, बट आपने नहीं करा। आप फटाफट से आग बुझा सकते थे, आपने नहीं बुझाई। चोरी हो गई, सर आप चोर को पकड़ सकते थे, उससे उसका माल पूरा की पूरा वापस निकलवा सकते थे, आप ताले बंद कर सकते थे माल को। सर भूकंप आ गया, सर अर्थक्वेक आ गया, सर अर्थक्वेक आप कुछ नहीं कर सकते, बट आप अपने माल को कहीं और ऐसी जगह शिफ्ट कर सकते हो जहां पे उसको मतलब कहते हैं ना कि नुकसान होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम हो जाए। सर फ्लड आ गई, सर बाढ़ आ गई, तो हम क्या करें? फ्लड आ गया तो क्या करें? माल को कहीं ऐसी जगह रख दो ऊपर जहां पे नुकसान ना हो उस माल का। आई बात समझो? मतलब वी कुड हैव सेव्ड, हम बचा सकते थे फ्रॉम लॉस से, बट अपन ने नहीं करा, बट हमने नहीं बचाया उस माल को, तो सर उसे कहते हैं अबनॉर्मल लॉस। तो सर अबनॉर्मल लॉस के अंदर ध्यान रखना, अबनॉर्मल लॉस के एग्जांपल्स लाइक फायर और एक सेकंड सर, थेफ्ट, चोरी और नेचुरल कैलेमिटी एक्सेट्रा। अगर इनके कारण अगर कोई भी लॉस होता है तो हम उसे क्या मानते हैं? अबनॉर्मल लॉस। अगर सर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या मानेंगे? अबनॉर्मल लॉस। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो भी हम क्या मानेंगे? अबनॉर्मल लॉस। तो सर अबनॉर्मल लॉस आखिरकार कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो बताइए सर। ये अबनॉर्मल लॉस को कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए सर, अबनॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करने में दो सिचुएशंस होती है सर, कि वो अबनॉर्मल लॉस हो कहाँ रहा है, वो अबनॉर्मल लॉस हो कहाँ रहा है। हो कहाँ रहा है मतलब ट्रांजिट में हो रहा है, या फिर मैं कहता हूं कि एट डेस्टिनेशन हो रहा है। मैंने सर यहां से 20 लैपटॉप भेज दिए मेरे दोस्त के यहां मध्य प्रदेश में, एमपी में। बीच में ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और लैपटॉप 3 टूट के गिर गए, फिकर गए, खत्म हो गए। तो अब एक बात बताइए सर, ये जो अबनॉर्मल लॉस है वो ट्रांजिट में हुआ या डेस्टिनेशन पर हुआ? सर ट्रांजिट पे हुआ। कितने का लॉस हुआ सर? 3 लैपटॉप का लॉस हो गया। तो आप अपने खुद के कॉमन सेंस से बताइए कि सर आपको कितने रुपए का लॉस हुआ। मान लीजिए हर एक लैपटॉप 100 रुपए का है, तो आप कहोगे मोटा मोटा या मेरे 300 रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि ना तो 300 रुपए उसके पास पहुंच सके ना मेरे पास पहुंच सके, बीच में ही खराब हो गया 300 रुपए। आप ये भी कहोगे। फिर सर एक समझदार इंसान जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है वो ये भी कहेगा कि यार मान लिया अगर ये 3 पीस नहीं होते तो मेरा खर्चा भी कम लगता, बट अब ये 3 पीस थे इस कारण से मैंने खर्चा भी कर दिया और इनका खर्चा रिकवर भी नहीं होगा क्योंकि अब इनको अपन बेच भी नहीं सकते, तो इन 3 पीस पे जो अपन ने खर्चा करा वो भी मेरे कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। हाँ यार वो भी लॉस हो गया। आई बात समझ में? यस सर। तो अगर ट्रांजिट में होगा तो क्या होगा? कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय अबनॉर्मल लॉस पर अबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स प्लस कंसाइनर एक्सपेंडिचर पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय अब नॉर्मल लॉस की यूनिट। तो सर आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल अमाउंट आ जाएगा। टोटल अमाउंट कितना आप लॉस हुआ ट्रांजिट के अंदर। बताइए समझ में आया क्या? यस सर। मान लीजिए जैसे आज 20 पीस का नुकसान हो गया, तो 20 पीस का नुकसान हुआ तो 20 × 100 करूंगा तो 2000 का तो नुकसान हुआ ही हुआ, प्लस 20 पीस पे जो मेरा खर्चा लगा अब वो मैं रिकवर भी नहीं कर सकता बेच के, तो वो खर्चा भी मेरा क्या माना जाएगा? मेरे कॉस्टिंग का पार्ट माना जाएगा, मेरे लॉस का पार्ट माना जाएगा। क्लियर क्या? यस सर। ये है आपका कौन सा? ट्रांजिट वाला। लेकिन अगर मैं बात करता हूं डेस्टिनेशन की, डेस्टिनेशन का मतलब मेरे दोस्त के पास पहुंच गए। जैसे ही मेरा दोस्त के पास ट्रक पहुंचा, मेरे दोस्त ने मजदूरों को फोन करा, चौकटी से 2-3 मजदूर आए। अब वो मजदूरों ने क्या करा? जल्दीबाजी में गलती से
उनसे 2-3 पीस नीचे गिर गए और टूट गए, 3 पीस नीचे गिर गए, वो डैमेज हो गए, टूट गए, खत्म हो गए। सर कितने रुपए का लॉस हुआ? एक नॉर्मल इंसान क्या बोलेगा, सालों 100 रुपए के मैंने ये पीस थे, 3 पीस तुमने मेरे गिरा दिए, तो 300 रुपए का नुकसान मोटा मोटा। प्लस गौरव ने, मतलब मैंने, कंसाइनर ने, गौरव मतलब कंसाइनर, मैंने जो खर्चा किया था उसको कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचाने पर, अब वो खर्चा भी रिकवर नहीं होगा। प्लस अब तुम भी इतने ऐसे हो नहीं कि तुम इन 3 पीसों के पैसे काट लोगे अपने पैसों में से, तुम्हारे से भी गलती से गिरा है, तुम भी क्या करते, तुम्हारा बेचारों का भी कोई खोट नहीं है, तो तुम भी इन 3 पीसों का पैसा लोगे, मजदूर इन 3 पीसों का पैसा लोगे तुम, हाँ लोगे। अब हम उन 3 पीसों का पैसा, जो 3 पीस पर जो हमारी मजदूरी लगी है, उस पैसे को भी मैं रिकवर नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि अब उसको बेच नहीं सकता, तो वो रिकवर कैसे होगा? मतलब एक समझदार इंसान ने कहा कि सर कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय अब नॉर्मल लॉस पर यूनिट, अब नॉर्मल लॉस की यूनिट, प्लस कंसाइनर एक्सपेंडिचर पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय अब नॉर्मल लॉस यूनिट, प्लस कंसाइनी के भी अब नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर एनआरई पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय अब नॉर्मल लॉस यूनिट। अब आपके सर दिमाग में आ गए क्वेश्चन की बौछार कि सर ये कंसाइनी के आपने सिर्फ ओनली एनआर ही क्यों लिखा, ये एनआरई का मतलब क्या है, और ये ही क्यों लिखा, आपने कंसाइनर में ऐसा क्यों नहीं लिखा? ठीक है सर, बात करते हैं, समझाते हैं इसको। सर एनआरई का मतलब होता है नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर। क्या मतलब होता है सर? नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर। नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो एक्सपेंडिचर जो कि डायरेक्ट नेचर का होता है, वो एक्सपेंडिचर जो कि किया जाता है टू मेक अवेलेबल गुड्स एट गोडाउन, गोडाउन तक गुड्स को पहुंचाने तक का जितना भी खर्चा, गोडाउन तक गुड्स को पहुंचाने तक का जितना भी खर्चा किया जाता है, उससे अपन क्या कहते हैं? नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर कहते हैं। मान लीजिए कंसाइनी है, कंसाइनी ने क्या करा, कंसाइनी के बाहर ट्रक आगे खड़ा हो गया, वो हॉर्न बजाया जा रहा है, हॉर्न बजाया जा रहा है, कंसाइनी बाहर आया, कंसाइनी ने बोला हो आ गया माल, हाँ भाई आ गया। अब कंसाइनी थोड़ा अपने कंधों पर रख के लैपटॉप लेके जाएगा अंदर। कंसाइनी ने क्या करा, मजदूर को फोन करा, मजदूर आए, मजदूर ने ट्रक में से माल उतर आया और गोडाउन के अंदर रख दिया। ठीक है, आई क्या बात समझ में? यस सर। तो मतलब गोडाउन तक माल पहुंचाने तक का जो भी खर्चा कंसाइनी करेगा वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। बट सर ऐसे कौन कौन से खर्चे होते हैं जिन्हें हम नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर नहीं मानते हैं? ऐसे कौन कौन से खर्चे होते हैं जिन्हें हम नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर नहीं मानते हैं? एनआरआई बोले तो नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर। आई थिंक सर आपको समझ में आ रहा होगा। अगर सर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर, ऐसे कौन कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं सर नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर? बताओ सर। बहुत सिंपल है सर, देखिए जिन्हें अपन जोड़ते नहीं है। फॉलोइंग एक्सपेंडिचर आर नॉट NRE। ऐसे कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो आपके NRE नहीं होते, मतलब नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर नहीं होते? ऐसे कौन कौन से एक्सपेंडिचर हैं जो आपके नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर नहीं होते? सर मैं बात करूंगा ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स की। पहला, गोडाउन का रेंट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज कॉस्ट, और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर, सेलिंग एक्सपेंडिचर, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर, और कौन कौन से होते हैं? और अपन ऐसे लिख सकते हैं एक लास्ट कि कोई भी सैलरी दे दी अपन ने,
सैलरी, वेजेस नहीं सर, सैलरी। सैलरी हमेशा किसको दी जाती है? जो कि थोड़ा टेक्निकल काम करता है। वेजेस किसको दी जाती है? जो लोअर लेवल की लेबर होती है ना, जो फिजिकल काम ज़्यादा करती है एज कम्पेयर टू मेंटल काम। क्लियर क्या? यस सर। तो ये एक्सपेंडिचर कभी भी सर आपके एनआरई नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा सर। आपको क्वेश्चन में कई बार आपको वो उलझाएगा ये वर्ड्स देकर, तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे पकड़े रखिएगा, अपने कॉन्सेप्ट्स पे खड़े रहिएगा और बोल दीजिएगा, साफ साफ मना कर दीजिएगा, नहीं ये खर्चे एनआरई नहीं होते, इस कारण से हम इन खर्चों को ऐड नहीं करेंगे अब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन में। बताइए सर, समझ में आया क्या? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस। तो सर ये था आपका वर्किंग नोट नंबर 3। अब आइए सर आपके वर्किंग नोट नंबर 4 पे, जिसका नाम है अनसोल्ड स्टॉक विद कंसाइनी। आइए सर अनसोल्ड स्टॉक विद कंसाइनी पर। अब पता है सर, ये जो वर्किंग नोट है ना, वर्किंग नोट नंबर 4 सर, ये बच्चों को इतना हार्ड लगता है ना कि उनसे निकलता ही नहीं है वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, क्योंकि सर उनका तरीका ही गलत होता है। और सर जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूं ना, वो तरीका इतना शॉर्ट एंड स्वीट है ना कि सर कोई सी भी प्रॉब्लम हो आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लोगे इजीली। सर इजीली उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप निकाल लोगे आराम से। कैसे? देखिए सर, देखिएगा सर, ये कॉलम है आपके यूनिट्स का, ये कॉलम है सर आपके रुपी का, ठीक है? यस सर। सबसे पहले अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन में सबसे पहले अपन लिखेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कि कितना गुड्स अपन ने कंसाइनमेंट पर भेजा, उसके यूनिट्स कितने आए, उसका रुपया कितना है, प्लस कंसाइनर के जितने भी एक्सपेंडिचर है, कंसाइनर एक्सपेंसेस ओनली रुपी वाले कॉलम में, कंसाइनी के नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर एनआरई रुपी वाले कॉलम में, माइनस एबनॉर्मल लॉसेस यूनिट और रुपी दोनों में माइनस करना है, माइनस नॉर्मल लॉसेस यूनिट में से भी और रुपी में से भी, अगर कोई स्क्रैप वैल्यू है तो ही माइनस करना है, स्क्रैप वैल्यू हो तो। क्लियर क्या? यस सर। तो ये आ जाता है सर आपके पास ए, ये आ जाता है बी। तो आप वैल्यू कैसे निकालोगे सर? आप ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो सर आपके पास क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी किस चीज की? किस चीज की वैल्यू आ जाएगी सर? वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक विद द कंसाइनी। बताइए सर, ये चारों की चारों वर्किंग नोट आपको क्लियर हुए क्या? तो सर देखिएगा आप, इसमें भी मैंने कंसाइनी के सिर्फ एनआरई वाले जोड़े हैं। नॉर्मल लॉस सर, ये नॉर्मल लॉस क्या है ये भी समझा दीजिए एक बार। आइए नॉर्मल लॉस के ऊपर भी मैं आपको एक कमेंट लिखवा देता हूं। नॉर्मल लॉस मतलब वो लॉस जिसे अपन रोक नहीं सकते, वो लॉस होके रहेगा। लाइक जैसे का सर तेल था, तेल मतलब सर जैसे अब मान लीजिए, सुनिए सर, देखिए सर इधर देखिए, मान लीजिए सेब है। सेब आपको पता है सर पेरिशेबल नेचर के होते हैं, जिनको अपन अगर ज़्यादा दिन अगर रखेंगे तो वो खराब हो जाते हैं। अगर अपन ने उनका कंजम्पशन नहीं करा या फिर अपन उनको सेफ सिक्योर नहीं रखा तो वो खराब हो जाते हैं। मान लीजिए मैंने 20 किलो सेब, 20 नहीं थोड़े कम हो जाएंगे ना, 2000 किलो सेब मैंने क्या करे, मेरे कंसाइनी को भेजे, बोला तू वहां बेचना इन सेबों को। अब सर सिंपल सी बात है, यहाँ से मैं ट्रक में भेज रहा हूँ मध्य प्रदेश, तो दो दिन आराम से लगेंगे। अब 2 दिन में मान लीजिए सर सिंपल सी बात है, आप कितना ही कुछ कर लो कि 2000 सेब में से 100 सेब तो ऐसे होंगे जो खराब हो जाएंगे, 100 सेब तो ऐसे होंगे कि सर जो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। आप इनको रोक भी नहीं सकते। तो सर हम इसे कहते हैं नॉर्मल लॉस। क्या कहते हैं सर हम इसे? नॉर्मल लॉस। तो सर जो नॉर्मल लॉस होता है ना, वो बेसिकली क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है इन द वैल्यू ऑफ कोस्ट ऑफ रिमेनिंग गुड्स। जो रिमेनिंग आइटम जो बचता है ना, उसकी कॉस्ट बढ़ाने में कौन मदद करता है? ये नॉर्मल लॉस वो आइटम होता है जो आपके रिमेनिंग गुड्स की कॉस्ट को बढ़ा देता है। अगर मैं नॉर्मल लॉस के सर एग्जांपल्स की बात करूं आपके लिए, तो जैसे आप कह सकते हो लीकेज, ठीक है, जैसे लीकेज हो गया, या फिर मैं कहता हूं पेरिशेबल नेचर के जो गुड्स होते हैं ना, पेरिशेबल नेचर के जो गुड्स होते हैं उनका लॉस हो जाना, तो ये सब सर क्या होते हैं, ये आपके नॉर्मल लॉस होते हैं। आप इनको रोक नहीं सकते सर। तो लेकिन ये क्या करते हैं, इनकी कैलकुलेशन भी नहीं हो सकती, लेकिन ये क्या करते हैं सर, आपके जो कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग गुड्स है इनको बढ़ा देते हैं, इसकी कोई एंट्री भी नहीं होती।
नो एंट्री, इसकी कोई एंट्री नहीं होती है। हाँ सर, कोई एंट्री नहीं होती। बट लेकिन सर मान लीजिए वो शराब सेब बीच रास्ते में कंसाइनर ने बोला, कंसाइनर का फोन गया ट्रक वाले के पास, ट्रक वाले को बोला देख भाई मुझे पता है कुछ ना कुछ तो सेब सड़ गए होंगे, ऐसा करना तुम सड़े हुए सेबों को आधी रेट में बेच के डाल देना, आधी रेट में ही बेच देना। क्या बोला? आधी रेट में ही बेच देना। आधी रेट क्या, अगर कोई 10 रुपए भी दे तो 10 रुपए में ही ले लेना। तो कई जूस वाले थे जो छोटी मोटी दुकानें होती है, उन्होंने सेब खरीद लिए, वो ऐसी जूस बनाते हैं, बाहर की चीजें पौष्टिक तो ना होती, साफ सफाई तो ना होती उनमें, ऐसे जूस बनाते हैं, उन्होंने 10 रुपए में खरीद लिए। तो सर ये जो 10 रुपए की जो हमारे पास स्क्रैप वैल्यू आई है, जो उसको बेचने पर जो हमारे स्क्रैप वैल्यू आई है, वो क्या होगा? माइनस हो जाएगा, ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो सके। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। तो बताइए सर आपको क्या पांचों जो चारों जो वर्किंग नोट थे वो क्या क्लियर हुए क्या? यस सर। क्या आपको सर कंसाइनमेंट अकाउंट क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो फटाफट सर उत्तर इसको उतार लीजिए। आई होप सर आपने उतार लिया भी होगा इसको हैंड टू हैंड। अगर नहीं उतारा है तो सर डोंट वरी, आप क्लास पॉज करके उतार सकते हो। ठीक है, ये फायदा है सर यूट्यूब पे पढ़ने का। ठीक है, आइए सर अब अपन बात करते हैं हमारे कुछ इलस्ट्रेशंस की, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की फ्रॉम आईसीआई स्टडी मटेरियल। आइए सर इलस्ट्रेशन नंबर 1, एक्स सेंट। एक्स कौन हो गया सर? कंसाइनर। ठीक है, यस। ऑन 1 जुलाई 2019 को टू वाई को, वाई कौन हो गया सर? कंसाइनी। गुड्स कोस्टिंग सर कोस्ट है कितने रुपए की? 50,000 की, एंड स्पेंड करता है 1000 रुपये ऑन पैकेजिंग पर। एंड ऑन 3 जुलाई 2019 वाई रिसीव्ड द गुड्स एंड सेंट हिज एक्सेप्टेंस टू एक्स फॉर 30,000 पेबल एट 3 मंथ्स। अब सर ये 30,000 रुपये पेबल एट 3 मंथ्स, इसका मतलब क्या है? क्या ये बीओई का क्वेश्चन है? नो सर, ये बीओई का क्वेश्चन नहीं है। देखिए सर, मैंने मेरे फ्रेंड्स को माल भेजा, बट कहते हैं ना सर ये कलयुग है, इस कलयुग की दुनिया में किसी पे भी विश्वास करना आसानी से इतना सरल नहीं होता। तो सर अपन क्या करते हैं, उस पर विश्वास करने के लिए मैंने उसको बोला यार तू क्या पता मेरा माल लेके भग जाए, तू ऐसा कर, तू सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करा दे। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट तो जमा करा देगा और उसमें से वो तेरा पैसा एडजस्ट होता रहेगा और मैं तेरे को पेमेंट करता रहूंगा। अगर मेरा बनता हो तो तू कर देना, अगर तेरा बनता हो तो मैं कर दूंगा। मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा इसलिए करवाया जाता है ताकि एंश्योरिटी हो सके इस चीज की कि हाँ यार वो इंसान कंसाइनी भगेगा नहीं हमारे माल को लेके। क्लियर क्या? यस सर। वाई स्पेंड करता है 2000 रुपये ऑन फ्रेट एंड कार्टेज पर, गोडाउन पे 500 रुपए, इंश्योरेंस पे 300 रुपए, और ही सेंट इज अकाउंट सेल, उसने अपना अकाउंट सेल भेजा ये बताते हुए कि 4/5 ऑफ द गुड्स हैड बीन सोल्ड, बेच दिया है हमने कितने रुपए में? 55,000 में। एंड वाई इज एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 10%, और वाई कितने के लिए एंटाइटल है? 10% के कमीशन के लिए। बट वन कस्टमर है जो इंसॉल्वेंट हो गया और उसने 600 रुपये उससे वसूल नहीं हो सके। आपको नेसेसरी जनरल एंट्रियाँ करनी इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, और आपको प्रिपेयर करना है लेजर अकाउंट। तो सर मैं सिर्फ ओनली लेजर अकाउंट बनवाऊंगा। कंसाइनर की बुक में एंट्रियां आप आराम से लेजर अकाउंट के थ्रू कर सकते हो। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब आप लेजर से आराम से जनरल एंट्रियां पोस्टिंग कर सकते हो। मैं बता दूंगा कैसे कर सकते हो। ठीक है, यस सर। आइए फटाफट से इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर कौन है इधर? यहाँ पे एक्स, इन द बुक्स ऑफ एक्स। एक्स की बुक में कौन सा अकाउंट बनाएंगे सर अपन? कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। यस सर, कंसाइनमेंट अकाउंट बना दिया। सबसे पहले देखिए सर क्या जाता है, आइए सर अपने कंसाइनमेंट अकाउंट के फॉर्मेट पे। सबसे पहले क्या जाता है सर? सबसे पहले जाता है टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यही जाता है। यस सर, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितने रुपए का जाता है सर? कितने रुपए का माल भेजा हमने? 50,000 रुपए का। क्योंकि सर क्या वर्ड लिखा हुआ है? कोस्टिंग वर्ड लिखा हुआ है। क्या वर्ड लिखा हुआ है? कोस्टिंग, कोस्टिंग, कोस्टिंग। इनवॉइस वैल्यू गिवन ही नहीं है तो इसका मतलब अपन को कोस्टिंग वाला मेथड ही यूज करना है। क्लियर? यस। आगे देखिए सर, फिर आपने 1000 रुपये पे कर दिए, किसने? कंसाइनर ने। यस सर। अगर कंसाइनर खर्चा पे करेगा तो एंट्री क्या करेंगे? टू बैंक। यस सर, टू बैंक। कितने रुपए सर? 1000 रुपये। फिर कंसाइनी ने क्या करा सर? कंसाइनी ने 30,000 रुपये का एडवांस हमारे को क्या दे दिया? एज ए सिक्योरिटी क्या दे दिया? बिल दे दिया। सर सेंट इज एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है बिल। बीपी, बीपी दे दी उसने अपन को, मतलब हमारे पास बीआर आ गया। यस सर। एंट्री क्या करेंगे सर? बीआर अकाउंट डेबिट टू वाई। कितने रुपए का सर? 30,000 रुपये का। कि भैया अगर वो पैसा लेकर भग जाता है, हमारा माल लेके भग जाता है, तो हम इस बिल से वाई के ऊपर केस कर सकते हैं और 30,000 रुपये वसूल कर सकते हैं।
वाई स्पेंट, वाई ने खर्च करा मतलब कंसाइनी खर्च करता है सर अब एक्सपेंडिचर, तो कंसाइनी के एक्सपेंडिचर में टू कंसाइनी एक्सपेंडिचर, यस सर टू कंसाइनी। कंसाइनी कौन था सर इस केस में, अब वाई था ना, हाँ सर वाई था, तो टू वाई। कितने रुपए सर उसने खर्च करे, 2000 रुपये, 500 रुपये, 300 रुपये, टोटल 2800 रुपये खर्च करे, यस सर। फिर उसके बाद में उसने अकाउंट सेल भेजा, अकाउंट सेल में क्या बताता है कि 4/5 तो गुड्स था अपन ने सोल्ड कर दिया कितने में, 55,000 में, यस सर। तो बाय कंसाइनी अपन ने सेल करते हैं, यस सर। बाय बाय कितने रुपए, 55,000 किसके हैं ये हैं सेल के, ये किसके हैं एक्सपेंडिचर के। फिर उसके बाद सर कमीशन 10%, ओनली कमीशन वर्ड लिखा हुआ है, यस सर। कमीशन में क्या आता है, टू कंसाइनी कमीशन, यस सर, टू वाई किसके हैं सर ये कमीशन के। अब कमीशन में वर्किंग नोट नंबर 1 पे आ जाए, यस सर। क्या लिखा हुआ है वर्किंग नोट नंबर 1, ऑर्डिनरी क्वेश्चन हो, ऑर्डिनरी कमीशन हो या क्वेश्चन साइलेंट हो तो अपन क्या मानते हैं, ऑर्डिनरी कमीशन जो किस पे कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस सेल पर। तो क्वेश्चन में ओनली कमीशन लिखा हुआ है, यस सर। तो ग्रॉस सेल कितनी है 55,000 की, उसका 10%, 5500, यस सर। वन ऑफ द कस्टमर जो इंसॉल्वेंट हो गया और उसने पे नहीं करे 600 रुपये, और उसने कितने रुपए पे नहीं करे सर, 600 रुपये पे नहीं करे, यस सर। अब एक बात बताइए सर, बैड डेब्ट्स है, यस सर। बैड डेब्ट्स तो आ जाइए ऊपर, टू कंसाइनी बैड डेब्ट्स, यस सर, टू कंसाइनी बैड डेब्ट्स, टू वाई बैड डेब्ट्स के क्या एंट्री करेंगे नहीं करेंगे, वो डिपेंड करेगा सर आपके वर्किंग नोट नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है। कि अगर डेलीगेटर कमीशन पे होता है क्या तो नो एंट्री, नहीं होता तो एंट्री। बताइए डेलीगेटर कमीशन पे होता है क्या, नहीं होता मतलब एंट्री करेंगे, यस सर। कितने रुपए से, 600 रुपये से। आगे बोलिए, आगे कोई अब नॉर्मल लॉस है क्या, नो सर। फिर उसके बाद क्या आएगा आपके पास, क्लोजिंग स्टॉक बाय अनसोल्ड स्टॉक। क्या आएगा सर, बाय अनसोल्ड स्टॉक। इसकी कैलकुलेशन आती है क्या आपको, यस सर। कैसे करेंगे, देखिए सर, या तो आप इसकी कैलकुलेशन यहाँ कर लीजिए अंदर ही, या फिर आप बाहर वर्किंग नोट में भी कर सकते हो, यूनिट रुपी। देखिए सर आपका पहले क्या आएगा, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। देखिए सर आपके वर्किंग नोट नंबर 4 में, हाँ सर, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट आएगा। कितने गुड्स भेजे सर आपने, सर यहाँ पे कोई यूनिट्स गिवन नहीं है तो मैं मान लेता हूँ 1 यूनिट भेजी आपने, कितने रुपए में, 50,000 रुपये में। प्लस कंसाइनर, कंसाइनर का सर यूनिट में ऐड नहीं होता, कहाँ ऐड होता है, रुपी में, हाँ सर, कंसाइनर का रुपी में ऐड होता है। कंसाइनी के नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर, सर कंसाइनी ने कितने रुपए खर्च करे, टोटल 2800। अब इस 2800 में से ये जो 500 रुपये है वो फ्रेट एंड कार्टेज है। फ्रेट एंड कार्टेज मतलब मजदूरों को पैसा दिया था कि वो माल को हमारे गोडाउन तक पहुंचा सके। गोडाउन रेंट कभी नहीं आता, इंश्योरेंस कभी नहीं आता, लिखवाया था ये चीज़ मैंने आपको, हाँ सर। ये देखिए कभी भी गोडाउन रेंट आपका नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर नहीं होता, ना ही इंश्योरेंस होता। तो अब कौन सा बच गया आपके पास, फ्रेट एंड कार्टेज, यस सर। कितना रुपए है फ्रेट एंड कार्टेज, 500 रुपये, यस सर 500 रुपये। प्लस कंसाइनी 500 रुपये। फिर क्या करते हैं सर माइनस में, अब नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस है क्या, नो सर नहीं है, तो इसका टोटल कर लीजिए, 1 आ गया, ये 51,500 हो गया। ये ए है ये बी है, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, देखिए ए कितना है 51,500 डिवाइड बाय बी, ये कितना अनसोल्ड है सर, 4th 5th बिक गया, मतलब 1/5 बिक गया, मतलब 1/5 रह गया, हाँ सर 1/5 रह गया। तो 51,500 का 1/5 निकाल लीजिए सर, कितना आता है 10,300। तो सर 10,300 आपके पास क्या माना जाएगा, अनसोल्ड स्टॉक। क्लियर क्या, यस सर, ये 10,300 आपके पास वैल्यू आ गई। तो सर समझ में आया क्या, हाँ सर लॉजिक क्लियर। तो बताइए सर अब आपके पास प्रॉफिट बचेगा या लॉस। देखिए सर 10,300 प्लस 55,000 माइनस 50,000 माइनस 1,000 माइनस 2800 माइनस 5500 माइनस 600, कितना आ गया सर 5400। एक मिनट सेकंड सर, जस्ट अ सेकंड सर, आपने गलती कर दी सर, 2,000 रुपये कार्टेज एंड फ्रेट के, सर 2,000 रुपये फ्रेट एंड कार्टेज के, ना कि 500 रुपये। सॉरी सर, मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं सर, गलती से सर 500 रुपये लिख दिया, 2,000 रुपये फ्रेट एंड कार्टेज का। सर ये देखिए 2,000 रुपये, वाई स्पेंड 2,000 ऑन फ्रेट एंड कार्टेज, 500 रुपये गोडाउन रेंट के हैं, ठीक है सर। तो ये कितना हो जाएगा 53,000,
ठीक है, 53,000 डिवाइड बाय 5 कर लीजिए सर, कोई बात नहीं, आप कर लीजिए। कितना आ गया? 10,600। ठीक है, मतलब सर वो अमाउंट लिखने में गलती हो गई, बाकी सब कुछ ठीक है। यस सर, प्लस 55,000 माइनस 51,000 माइनस 2,800 माइनस 5,500 माइनस 600, सर 5700 रुपये का प्रॉफिट बच रहा है क्या? यस सर, 2 P&L 5700 रुपये आपका बैलेंसिंग फिगर हो गया। बताइए सर समझ में आया क्या? सर एंट्रीज कैसे करेंगे सर? देखिए, पहले क्या एंट्री करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट, फर्स्ट एंट्री। दूसरी एंट्री क्या करेंगे सर? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर तीसरी एंट्री क्या करेंगे सर? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट। चौथी एंट्री क्या करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। पांचवी एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। छठी एंट्री क्या करेंगे सर? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर से, तो इधर क्या एंट्री करेंगे? सातवीं वाई अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, वाई डेबिट टू कंसाइनमेंट, अनसोल्ड स्टॉक विथ कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। बताइए सर समझ में आया क्या? हाँ सर, मतलब एंट्री अपने आप हो जाएगी अगर आपसे एक बार लेजर अकाउंट बन जाता है तो। क्लियर क्या? बताइए एंट्री करना समझ में आया क्या? हाँ सर, एंट्री करना समझ में आ गया। कैसे? डेबिट वाली चीज को क्रेडिट कर देना, मतलब टू GSOC, टू बैंक अकाउंट, टू वाई अकाउंट, टू वाई अकाउंट, टू वाई अकाउंट, और ऊपर कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करते चलना। जो क्रेडिट वाली चीज है उसको डेबिट कर देना। कैसे? वाई है तो अपन उसका करेंगे वाई अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, अनसोल्ड स्टॉक विद कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। बताइए सर क्या समझ में आया क्या? यस सर, क्या यही एंट्री हो रही है क्या? देख लीजिए क्या सर, यही एंट्री हो रही है क्या? हाँ सर, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट टू बैंक अकाउंट, और फिर ये हमारे को BR रिसीव हुआ था, BR अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। ठीक है, क्लियर क्या? यस सर। फिर उसके बाद अपन ने एक एंट्री करी थी, कौन सी वाली? वाई अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, और फिर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई, मतलब ये सेल की एंट्री हो गई थी, और ये अपने एक्सपेंडिचर्स की एंट्री हो गई थी उसके, प्लस कमीशन भी आ गया इसके अंदर ही। सर ये एंट्रियां सर इससे कर सकते हो, ये देखिए सर, ये देखो सर, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। क्लियर क्या? यस सर। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्लियर हुआ क्या? ये बताइए सर आप। हाँ सर, समझ में आ गया क्या? लेजर अकाउंट बनाना समझ में आया? यस सर। क्या आपको सर नेसेसरी जर्नल एंट्रिया करना आया क्या? हाँ सर, जर्नल एंट्रिया करना भी आ गया। क्लियर क्या? यस सर। आइए अब अपन और बात करते हैं आगे। आइए अपने कौन सा कॉपी में। यस सर, ये अपन ने सर क्या पढ़ा अभी तक? ये सर अपन ने अभी तक क्या पढ़ा? अपन ने सर कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना सीखा कि एक्चुअली में कंसाइनमेंट अकाउंट बनता कैसे है। अब अपन एक और चीज़ सीखते हैं सर कंसाइनमेंट अकाउंट के साथ साथ कि यार ये कंसाइनी अकाउंट कैसे बनता है, क्योंकि सर एग्जाम में दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कंसाइनी अकाउंट भी बनाइए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, अगर जनरल एंट्रिया पूछ लेता है तो सर आप जनरल एंट्रिया ईजिली बना सकते हो अकाउंट के थ्रू। अकाउंट के थ्रू आप जनरल एंट्रिया बना सकते हो सर। कैसे बनाओगे? कंसाइनी सेल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, इधर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट। क्लियर क्या? यस सर। अब सर कंसाइनी अकाउंट कैसे बनाएंगे? सबसे सिंपल है, देखिए यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है। यस सर। कंसाइनमेंट अकाउंट देखिए सर, आप पहले कंसाइनमेंट अकाउंट में अपने कंसाइनी क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, मतलब क्या एंट्री बनी होगी? एंट्री क्या बनी होगी सर? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। यस सर, यही एंट्री बनी होगी। हाँ सर, तो देखिए कंसाइनी अकाउंट में क्या डाल लेंगे? टू कंसाइनमेंट। समझ में आई क्या बात? यस सर, टू कंसाइनमेंट अकाउंट किसका? सेल वैल्यू। आगे देखिए सर, आगे देखिए सर, इधर देखिए सर, इधर देखना। देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, टू कंसाइनी का मतलब बाय कंसाइनमेंट। क्लियर क्या? यस सर। सारे एक्सपेंडिचर से भी यही जाएगा, कमीशन से भी सेम यही जाएगा। ठीक है, आपने अगर कोई बैड डेब्ट्स कराया तो बैड डेब्ट्स का भी यही जाएगा। क्लियर क्या? समझ में आ रही क्या बात? समझ में आई क्या बात? यस सर। ठीक है, फिर बैड डेब्ट्स का हो गया। एक सेकंड सर, ये थोड़ा सा ऐसे किसमिस सा लिख दिया। एक सेकंड सर, अगेन लिख लेने दीजिए सर। बाय कंसाइनमेंट। ठीक है सर, जो भी आप क्या लिखोगे, जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो भी आपके क्या बोलते हैं कमीशंस होते हैं, ठीक है, और जो भी आपके बैड डेब्ट्स होते हैं, ठीक है,
और जो भी आपने अभी तक अमाउंट हमारे को रिसीव दिया है बाय सिक्योरिटी के रूप में, बाय बैंक BR कुछ भी लिख दीजिए सर इसको, बाय बैंक के नाम से, या तो बैंक में आया होगा या फिर BR में आया होगा एज ए सिक्योरिटी, जो एज ए सिक्योरिटी अब देते हैं ना अपन, एडवांस पेमेंट लेते हैं सिक्योरिटी के रूप में वो। और जो भी बैलेंसिंग फिगर बचा होगा उसको या तो बाय CD या फिर टू CD के नाम से चलाते हैं। समझ में आई क्या बात? बताइए सर क्या कंसाइनी अकाउंट क्लियर हुआ क्या? यस सर। बताइए सर क्या कंसाइनी अकाउंट क्लियर हुआ क्या? यस सर। क्या अपन इस क्वेश्चन में कंसाइनी अकाउंट बनाए क्या? हाँ सर कंसाइनी अकाउंट बनाते हैं। देखिए सर, आइए सर कंसाइनी अकाउंट बनाते हैं अपन इस क्वेश्चन में। आइए सर कंसाइनी अकाउंट, देखिए कंसाइनी अकाउंट बनाए। यस सर, कंसाइनी अकाउंट देखिए सर आप, कंसाइनी मतलब वाई अकाउंट। यस सर, तो वाई सेल हो रही है, वाई अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट मतलब टू कंसाइनमेंट। हाँ सर, वाई अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट मतलब टू कंसाइनमेंट कितने रुपए सर? 55,000। फिर टू वाई में मतलब बाय कंसाइनमेंट। हाँ सर, बाय कंसाइनमेंट कितने रुपए बाय कंसाइनमेंट के? 2800 रुपये किसके सर? एक्सपेंडिचर के हैं। ठीक है, फिर बाय कंसाइनमेंट अगेन किसके हैं सर? कमीशन के हैं। कितने रुपए हैं सर? 5500 रुपये हैं। क्लियर क्या? यस सर। फिर उसके बाद बाय कंसाइनमेंट किसके हैं सर? बैड डेब्ट्स के हैं। कितने रुपए सर? 600 रुपये। उसके बाद और कुछ है क्या? नो सर। सर अपन को पैसा भी तो मिल गया था एडवांस सिक्योरिटी के रूप में, BR अकाउंट डेबिट टू वाई 30,000 रुपये। यस सर, बाय BR 30,000 रुपये। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब क्या निकाल लेंगे अपन? अब निकाल लेंगे सर अपन बैलेंसिंग फिगर। देखिए सर कितना आता है बैलेंसिंग फिगर? 55,000 माइनस 30,000 माइनस 600 माइनस 5,500 माइनस 2,800 कितना हो गया सर? 16,100। यस सर, तो 16,100 क्या हो गया आपके पास? बाय बैलेंस CD। बताइए सर क्या समझ में आया या नहीं आया? क्या कंसाइनी अकाउंट क्लियर हुआ क्या? यस सर। कंसाइनी अकाउंट क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो सर मैंने आपको जनरल एंट्रियाँ इसलिए नहीं सिखाई कि पहले मैं आपको जनरल एंट्रियाँ सिखाता तो आपको जनरल एंट्रियाँ याद करनी पड़ जाती, फिर आप जनरल एंट्रियों से ही अकाउंटिंग लेजर करते। तो मैंने आपको क्या करा, पहले लेजर पोस्टिंग सिखाई ताकि आप आराम से लेजर पोस्टिंग से आराम से आप जनरल एंट्रियाँ बना सकते हो। कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या चीज़ें आती है आपको याद हो जाएगी, अभी भी हाल फिलहाल आपको याद हो गई होगी। फटाफट से सर मेरे साथ रिवाइज करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहले क्या आता है? टू गुड्स सेंट। फिर उसके बाद कंसाइनर का खर्चा होता हो टू बैंक, कंसाइनी का खर्चा हो तो टू कंसाइनी, कंसाइनी का कमीशन हो तो टू कंसाइनी, कंसाइनी का बैड डेब्ट्स हो तो टू कंसाइनी। ठीक है, यस सर। क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा? सेल, बाय कंसाइनी, इंश्योरेंस क्लेम, बाय इंश्योरेंस क्लेम, बाय PNL अकाउंट अब नॉर्मल लॉस का अमाउंट, बाय अनसोल्ड स्टॉक विद कंसाइनी। क्लियर क्या? यस सर। अब बताइए आपको कहाँ दिक्कत है सर, कहाँ दिक्कत आ रही है? क्लियर क्या? यस सर। सर इस अगर आपको कंसाइनी अकाउंट समझ में आ गया हो तो चलो ठीक है, फिर अपन एक और अकाउंट सीख लेते हैं एंड टू एंड लगे हाथ। आइए सर अपन अब सीखते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट सर? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट सर। देखिए सर, अब ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट है। यस सर। अब मेरी बात सुनना सर, आपने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट आपने एंट्री क्या करी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो मतलब टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में क्या जाएगा? बाय कंसाइनमेंट। समझ में आई क्या बात? यस सर। क्या जाएगा? बाय कंसाइनमेंट। क्या जाएगा सर? बाय कंसाइनमेंट। क्लियर क्या? यस सर। और इसको बैलेंसिंग फिगर किससे बंद कर देंगे? टू ट्रेडिंग अकाउंट से। क्लियर क्या? यस सर। तो सर क्या अपन इस क्वेश्चन में भी बनाएं क्या? हाँ सर बनाइए। देखिए अपन अब इस क्वेश्चन में बनाते हैं रेड कलर से। किस कलर से? रेड कलर से। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, यस सर। देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट मतलब टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है, मतलब इसके अकाउंट में क्या जाएगा? बाय कंसाइनमेंट। कितने रुपए से सर? 50,000 से। क्लियर क्या? यस सर। और सेम अमाउंट किस में ट्रांसफर हो जाएगा?
टू ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर क्या? 50,000। बताइए क्या सर समझ में आया क्या? यस सर। अगर सर आपको ये गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट समझ में आ गया हो तो फिर अपन एक लास्ट अकाउंट सीख लेते हैं इसके अंदर, और उस अकाउंट का नाम होता है सर आपका अनसोल्ड स्टॉक विथ कंसाइनी अकाउंट। मे भी सर आपसे क्वेश्चन वाला पूछ सकता है, इस कारण से मैं आपसे सारे अकाउंट बनवा देता हूँ एक बार। अगर एग्जामिनर पूछ भी ले तो सर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए बाय अनसोल्ड स्टॉक विथ कंसाइनी अकाउंट, देखिए इधर देखिए सर फटाफट से, देखिए सर क्या एंट्री करी होगी अपन ने? अनसोल्ड स्टॉक विथ कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। यस सर, अनसोल्ड स्टॉक टू कंसाइनमेंट, यही एंट्री पास करी होगी अपन ने। यस सर, तो अनसोल्ड अकाउंट में आप क्या करेंगे? टू कंसाइनमेंट। यस सर, टू कंसाइनमेंट से अपन एंट्री पास कर देंगे। क्लियर क्या? यस सर, टू कंसाइनमेंट क्या करेंगे सर? टू कंसाइनमेंट अकाउंट कर देंगे। अब सर, अब ये जो अनसोल्ड स्टॉक विथ कंसाइनी अकाउंट है, तो ये तो सर हमारा क्या है? बैलेंस है, हमारा असेट है, मतलब बाय बैलेंस सीडी। क्लियर क्या? यस सर, इसको आप ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करोगे। बताइए सर क्या समझ में आया क्या? यस सर, लॉजिक क्लियर होगा कि चारों अकाउंट आपको क्लियर हो गए क्या? यस सर, तो मतलब आपको मेन अकाउंट कौन सा ध्यान रखना है सर? कंसाइनमेंट अकाउंट ध्यान रखना है। अगर आपको कंसाइनमेंट अकाउंट आता है तो आप कोई सा भी अकाउंट बना सकते हो थ्रू जनरल एंट्रीज। क्लियर क्या? यस सर। तो आइए फटाफट से अपन इस क्वेश्चन के अंदर अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट भी बना देते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा सर। आइए अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट, अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट भी बना देते हैं। यस सर, तो बताइए सर अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट में क्या एंट्री करेंगे सर? अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट में अपन क्या एंट्री करेंगे सर? देखिए क्या एंट्री करेंगे? टू कंसाइनमेंट। क्यों सर टू कंसाइनमेंट क्यों? अगेन बता देता हूँ सर, अभी भी मैंने बताया, वापस बता देता हूँ। देखिए सर, आप एंट्री क्या करोगे? अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। यस सर, तो टू डेबिट हुआ है ना, डेबिट अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट, डेबिट हुआ है अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट। यस सर, उसके लेजर बना रहे हैं, तो मतलब टू कंसाइनमेंट कितने रुपए से? 10,600 रुपये से। टू कंसाइनमेंट कितने रुपए से सर? 10,600 रुपये से। और इसका बाय बैलेंस सीडी यूं की यूं रखा रहेगा, कितने रुपए से सर? 10,600 रुपये से। ये अब आपके सर पूरे की पूरे 10 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे आएगा जिसके अंदर आपसे वो 4 अकाउंट पूछेगा और 2 मार्क्स आपके ध्यान रखना सर इस वर्किंग नोट के होंगे, ध्यान रखना सर। क्लियर क्या? यस सर। तो सर समझ में आया आपको कि कैसे अपन कंसाइनमेंट अकाउंट का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करते हैं? समझ में आई क्या चीज़? यस, हाँ ना का जवाब बताइए सर। समझ में आया क्या? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस। तो सर आज अपन इतना ही रखेंगे। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन इस कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे, प्लस इससे रिलेटेड एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, इनवॉइस मेथड अकाउंटिंग वाला। क्लियर क्या? यस सर। टाटा बाय बाय।